थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम किसके विषय में विश्लेषण करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में विश्लेषण करेंगे हिंदुत्ववादी पार्टी और महाराष्ट्र के बड़े नेता जो बेझिझक होकर किसी से भी कुछ भी कहने की क्षमता रखते हैं, वैसे ही नेता और शिवसेना के राज्यसभा के सांसद माननीय संजय राउत जी। संजय राउत का जन्म 15 नवंबर 1961 को अलीबाग महाराष्ट्र में हुआ था। संजय राउत सोमवंशी क्षत्रिय पठारे समाज के हैं। उनके पिता का नाम राजाराम राउत और माता का नाम सविता राजाराम राउत है। संजय राउत ने वडाला मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम का अभ्यास कंप्लीट किया है। उनके छोटे भाई सुनील राउत भी शिवसेना से ही जुड़े हुए एक नेता है और महाराष्ट्र के शिवसेना के विधायक है। संजय राउत जी ने 16 फरवरी 1993 को वर्षा राउत को पेशे से जो शिक्षक है उनसे शादी की। उनकी बड़ी बेटी का नाम पूर्वांशी राउत और छोटी बेटी का नाम विदिता राउत है। संजय राउत भारत के वरिष्ठ सदन राज्यसभा के अनुभवी सदस्य है। अब जानते हैं संजय राउत का करियर। संजय राउत शिवसेना पार्टी महाराष्ट्र के एक भारतीय राजनीतिज्ञ है। वह अक्टूबर 2005 से मई 2009 तक गृह मामलों के समिति और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सलाहकार समिति के सदस्य भी थे। संजय राउत संसद सदस्य है जो भारतीय संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह पहली बार सन 2000 में महाराष्ट्र से राज्यसभा के लिए चुने गए। संजय राउत न केवल राजनीति को संभालते हैं बल्कि एक लेखक भी है। वह शिवसेना पार्टी के नेता बालासाहेब ठाकरे द्वारा प्रकाशित सामना नामक मराठी समाचार पत्र के कार्यकारी संपादक भी है। अब हम जानते हैं संजय राउत के साथ कितने विवाद जुड़े रहे हैं। 20 नवंबर 2012 को 2 महिलाओं को उस समय गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद मुंबई को बंद करने के बारे में एक फेसबुक पोस्ट पर टिप्पणी की। दोनों महिलाओं की उम्र महज 21 साल थी और उनमें से एक ने एक पोस्ट पर कमेंट किया था और दूसरे को कमेंट पसंद आया था। एक साक्षात्कार में संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महिलाओं की गिरफ्तारी का समर्थन करती है क्योंकि फेसबुक टिप्पणी से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। यानी संजय राउत का मानना था कि ऐसी बातों से दंगे हो सकते हैं। उनके इस बयान पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। 13 अप्रैल 2015 को सामना में एक लेख में राउत ने कहा कि मुसलमानों के मताधिकार को रद्द कर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका इस्तेमाल वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है, यानी कि उनका उपयोग मात्र राजनीति के लिए किया जाता है। इस तरह का सुझाव देने के लिए उन्हें समाज के सभी गुटों के विरोध का सामना करना पड़ा। विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि उन्हें इस तरह की टिप्पणी सुनकर घृणा हुई और भारत एक लोकतांत्रिक देश है, न कि कोई तालिबानी राज्य। तो इस तरह से संजय राउत की काफी आलोचना हुई थी। 24 अगस्त 2017 को एक जैन भिक्षु नया पद्म सागर जी महाराज साहेब ने कहा कि जैनों को भाजपा का समर्थन करना चाहिए और मांस मुक्त समाज की ओर बढ़ना चाहिए। भिक्षु के बयान का जवाब देते हुए संजय राउत ने उन्हें यह कहकर धमकी दी कि वह उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करेंगे और उन्होंने उनकी तुलना इस्लामी उपदेशक जाकिर नायक से भी की थी। अखिल भारतीय जैन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने उनके बयान की निंदा की और कहा कि संजय राउत की टिप्पणी से बेहद आहत और दुखी है। 15 अक्टूबर 2019 को जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम से पता चला कि 2014 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की तुलना में भाजपा को कम संख्या मिल रही थी, राउत ने एक वाघ की घड़ी का लॉकेट पहने हुए और कमल के फूल को सूंघते हुए एक तस्वीर ट्वीट की और उन्होंने यह लिखा कि बुरा न मानो दिवाली है। भाजपा के सदस्यों ने तस्वीर के लिए उनकी खूब आलोचना की और कहा कि यह खराब स्वाद दे रहा है। तो इस तरह से उनकी आलोचना हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत के बीच अनबन हो गई।
14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद कंगना द्वारा मुंबई को असुरक्षित करार देने के बाद पूरी पंक्ति की शुरुआत हुई। उनकी टिप्पणी के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि उन्हें मुंबई में रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। बाद में कंगना ने संजय राउत पर उन्हें धमकी देने का आरोप लगाया और टिप्पणी की, मुंबई पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर की तरह कंगना रनौत महसूस करती है। यह कमेंट शिवसेना और कंगना रनौत के बीच और बढ़ गई और ऐसे में कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच बढ़ते विवाद के बीच केंद्र सरकार ने कंगना रनौत को वाई+ सुरक्षा कवच भी मुहैया करवाया। तो यह थे संजय राउत से जुड़े हुए विवाद। अब हम जानते हैं संजय राउत के बारे में रोचक बातें। संजय राउत को समाज सेवा करना, खेल देखना और बॉलीवुड की फिल्में देखना बहुत पसंद है। वह शिवसेना के राजनीतिक मुखपत्र सामना के कार्यकारी संपादक रहे हैं। वह 15 वर्षों से सामना के लिए लेख भी लिखते रहे हैं। 2019 की बॉलीवुड फिल्म ठाकरे बाल ठाकरे की जीवन कहानी पर आधारित फिल्म संजय राउत द्वारा दिए गए इनपुट पर आधारित थी और फिल्म में उनका नाम स्टोरी बाय संजय राउत के रूप में श्रेय दिया गया था। फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बाल ठाकरे की भूमिका निभाई थी, जबकि अमृता राव ने उनकी पत्नी के रूप में फिल्म में दिखाया गया था। एक इंटरव्यू में जब संजय राउत से पूछा गया कि उन्होंने बाल ठाकरे की भूमिका निभाने के लिए नवाजुद्दीन सिद्दीकी को क्यों चुना, तो उन्होंने जवाब दिया था, मुझे उन्हें अंतिम रूप में देने में 5 मिनट भी नहीं लगे, क्योंकि उनसे बेहतर भूमिका कोई भी नहीं निभा सकता। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना और भाजपा सरकार के गठन, सीटों के बंटवारे के फॉर्मूला और महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री की नियुक्ति पर फैसला नहीं कर पाए और संजय राउत ने शिवसेना के प्रवक्ता होने के नाते भाजपा के खिलाफ अपनी राय रखी और कहा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिवसेना से ही होगा और अगर भाजपा नहीं मानती है तो शिवसेना के पास सरकार बनाने के लिए अन्य विकल्प भी मौजूद है और एक शिव सैनिक को महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री के रूप में स्थापित करने का उनका उद्देश्य था। और अंत में कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर शिव सैनिक को और बाला साहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया। अब इस वक्त शिवसेना नेता संजय राउत को मुंबई की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जमानत दे दी है, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया था। पर ईडी की बात न मानते हुए और संजय राउत को राहत देते हुए मुंबई की सत्र अदालत ने ईडी पर कुछ सख्त टिप्पणियां की और जांच एजेंसी की मंशा पर सवाल भी खड़े किए। और यह पहली बार नहीं हुआ कि प्रवर्तन निर्देशालय की जांच पर सवाल उठाए गए हो, क्योंकि केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की सरकार जिसको भी और जब भी गलत तरीके से गिरफ्तार करना चाहती है तो ऐसे में केंद्रीय जांच एजेंसी का गलत तरीके से उपयोग किया जाता है। यह सनातन सत्य है। जेल से बाहर आने के बाद संजय राउत ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं किसी से भी नाराज नहीं हूँ। मैंने 100 से ज्यादा दिनों तक जेल में बिताए हैं, मेरा गुनाह क्या था, यह संजय राउत पूछ रहे हैं। लेकिन भारत में इस वक्त ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को कोई भी कुछ भी नहीं पूछ सकता और जो भी उनके सामने कोई भी सवाल खड़े करता है उसे दबाने के लिए इसी तरह से जेल के पीछे धकेल दिया जाता है। यह अभी भारत में माहौल देखने को मिलता है। जिस तरह से संजय राउत को 100 से ज्यादा दिनों तक गलत तरीके से जेल के पीछे रखा गया, तो यह दिखाई देता है कि गलत तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है। तो यह था भारत के एक हिंदुत्ववादी विचारधारा वाली पार्टी के कद्दावर नेता और किसी के भी सामने सवाल उठाने वाले और ताकत रखने वाले नेता माननीय संजय राउत जी की कहानी। तो आज के विश्लेषण में इतना ही। अगर यह विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें इसी तरह से दूसरे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। जय हिंद।